गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। जीव विज्ञान में हम लोगों ने 5 अध्याय पढ़ लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे जो है खूब अच्छे से सीख लिया होगा, जान लिया होगा और जो भी बातें हमने उसमें बताया है अध्याय 5 तक उसको जो है आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे विश्वास हो जाता है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो भी मैं क्वेश्चन करता हूं उसका आंसर सभी लोग जो है सही देते हैं। कई लोग जो है हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैसेज करते हैं, आंसर देते हैं और कई लोग जो है यूट्यूब के वीडियो पर जो है कमेंट करते हैं। आपका कमेंट देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी लोग जो है ऐसे ही अपनी तैयारी मजबूत बनाए रखिए, ज़रूर आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे जो है वंशागति का आणविक आधार। यहाँ पे हमने नोट भी किया है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो कई पार्ट्स में जो है आप इसे पढ़ेंगे और इस अध्याय को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ही मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने यूनिट शुरू किया है यूनिट 2 और इसके अध्याय पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो है 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना पढ़ना। और यहाँ से जो नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है आगे चल करके नीट की तैयारी करेंगे या ग्रेजुएशन में जाएंगे तो यदि बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है ये चैप्टर जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है, ये यूनिट जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो बातों को आप जानिए जो भी बातें हम कर रहे हैं और जो है आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे बायोलॉजी में। इस अध्याय में जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा। इसी को कहा जाता है आनुवंशिकता। इन लक्षणों को ले जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको जो है आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले लक्षणों को जो पदार्थ लक्षण ले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों की आणविक संरचना क्या है? इन पदार्थों की आणविक संरचना क्या है मतलब कि ये अणु कौन से हैं, इनकी संरचना क्या है। जो ये पदार्थ माता पिता से लक्षणों को संतानों में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी अणु के बारे में, इसी पदार्थ के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। थोड़ा आप भूमिका समझिए जो बात हम कर रहे हैं। लेक्चर को आप सुनिए ध्यान से, ज़रूर ये लेसन जो है आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वंशागति का आणविक आधार मुख्यतः सिर्फ यह बताने के लिए है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। यानी कि ये जो लेसन हमें यह बताता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। और उसके बाद डीएनए की संरचना के बारे में हमें इस अध्याय में बताया जाएगा। आप जो है इस अध्याय में डीएनए की संरचना के बारे में जानेंगे। जैसे कि डीएनए का द्विगुणन होता है यानी कि डीएनए की संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद से रिप्लिकेशन होता है डीएनए का। कुछ जो है डीएनए के बहुत सारे नए गुणधर्म होते हैं। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये सारी क्रियाएं जो हैं हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन कैसे होता है ये भी हमें इस अध्याय में पढ़ना है। उसके बाद से इस चैप्टर में सबसे मेन क्या हमें जानना है? सबसे मेन जो है हमें जानना है कि आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। आनुवांशिक पदार्थ के बारे में जो है हमें मुख्य रूप से इसमें जानना है। आनुवांशिक पदार्थ किस तरह से कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो अभी हमने बताया
कि वह पदार्थ जो माता पिता से लक्षणों को संतानों में ले जाता है, माता पिता से लक्षणों को संतानों में ले जाता है, उसे ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। फिर जानिए, तो आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पहले वैज्ञानिकों में बहुत ही विविधता थी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अध्याय 5 में, हमने बताया है वहाँ पे मेंडल के प्रयोग के बारे में। उसके बाद से उसके टीएच मार्गिन का प्रयोग और फिर वाल्टर सटन का प्रयोग, आदि वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होते हैं? तो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। लेकिन गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। किसके किससे? तो गुणसूत्र जो है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक गुणसूत्र का संरचना बनाएंगे, आगे भी इस संरचना को बनाएंगे, ठीक, आगे भी इस संरचना को हम बनाएंगे। तो देखिए ये जो है एक गुणसूत्र का हम चित्र बनाए, इसमें जो है गुणसूत्र पर इस तरह से द्विकुंडलित संरचनाएं होती है। द्विकुंडलित संरचनाएं होती हैं और इसी खंड के बीच में द्विकुंडलित संरचनाएं होती हैं और इसी खंड के बीच में जो है क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, और इसको जो है हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। इसी प्रोटीन को जो ये कुंडलिनी है, यानी कि ये संरचना है, एक बाल पर जैसे रस्सी लपेटा जाता है ना, उस तरह से जो है क्या होते हैं? तो ये लपेटे रहते हैं, यानी कि इस प्रोटीन को जो है ये रस्सी की तरह लपेटे रहते हैं, ठीक, रस्सी की तरह ये जो है लपेटे रहते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ पे जो है क्या ये गुणसूत्र की संरचना है। गुणसूत्र में 2 भाग होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार का, H2A, H2B, H3 और H4। तो पहले के वैज्ञानिकों में यह विविधता थी कि न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ है कि प्रोटीन है, कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल आपका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है कि प्रोटीन है? पहले के वैज्ञानिकों में ये विविधता थी। उसके बाद से वैज्ञानिक मानते थे पहले कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है? तो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन बाद में अनेक वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ का क्या करता है? तो कार्य करता है। इतनी बातें जो है क्लियर हो गई। तो आइए हम अब जानेंगे क्या? तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। चलिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी खोज जानेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया? न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया? हम इसके बारे में जो है यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, स्वीडन के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रीडरिच मिसर। स्वीडन के वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रीडरिच
रिच मिसर, इन्होंने फ्रीडरिच मिसर ने किस में, तो पस कोशिका में, पस कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया, तो स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिसर ने पस कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में। कहाँ पे, तो कोशिका के केंद्रक में, और केंद्रक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। केंद्रक को कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। इसको जो है आप जो है स्लो पढ़िए आज, धीमे, आगे जो है ये रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन ये शुरुआत है और ये बातें आपको समझना जरूरी है, इसलिए हम इसको स्लो बता रहे हैं, ठीक। तो केंद्रक में, केंद्रक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस, और केंद्रक का यह पदार्थ होता है, न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक का पदार्थ होता है। पस कोशिका में इन्होंने देखा था फ्रीडरिच मिसर ने, और न्यूक्लियस केंद्रक को कहा जाता है। इसी के आधार पर इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नाम नहीं दिया, न्यूक्लीन नाम दिया। न्यूक्लीन कहा, क्या कहा, न्यूक्लीन। अब न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, तो बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने जो है इसका अध्ययन किया और देखा कि यह अम्लीय प्रकृति का है। न्यूक्लिक अम्ल कैसा है, तो अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति के होने के कारण इन्होंने बाद में इसे क्या नाम दिया, तो न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। अब भाई इतनी बात समझ में आई। न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, तो अल्टमान ने। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया, तो फ्रीडरिच मिसर ने। ये याद कर लीजिए यहीं पे, क्योंकि यह जो है वनडे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है, नीट की परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो आप जो है इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो है आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक। तो अब जो है जानते हैं बाद में क्या हुआ, तो बाद में पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। एक को कहा जाता है DNA, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा है RNA, इसे कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक है DNA और दूसरा है RNA। बाद में पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। अब बात जानिए यहाँ पे कि प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि इसी के द्वारा, न्यूक्लिक अम्ल के ही द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। जैसा कि पहले विवादित था कि गुणसूत्र पर आनुवांशिक पदार्थ होता है, पहले विवादित यह था कि गुणसूत्र पर आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये तो तय था कि गुणसूत्र पर आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन गुणसूत्र पर 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या, तो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा प्रोटीन। अभी हमने बताया न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा प्रोटीन। तो पहले यह अनिश्चित था कि कौन सा पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल है कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ है कि प्रोटीन है। पहले यह बहुत ही विवादित था, लेकिन प्रयोगों से पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक अम्ल ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का। एक को कहा जाता है DNA और दूसरे को कहा जाता है RNA। अब देखिए
इनमें से जो डीएनए है, डीएनए ही क्या है, तो सभी सजीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही सभी सजीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। कौन है, तो डीएनए ही। लेकिन कुछ विषाणुओं में डीएनए नहीं पाया जाता है, तो उन विषाणुओं के लिए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ विषाणुओं जैसे टीएमवी, इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमवी इसका पूरा नाम है क्या, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद से एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा, इनमें जो है आरएनए न्यूक्लिक अम्ल का कार्य करता है। कौन, तो आरएनए। सभी जीवों में डीएनए न्यूक्लिक आनुवांशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं, बार बार न्यूक्लिक अम्ल आ रहा है। देखिए, तो सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए है। लेकिन कुछ विषाणुओं में जो है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जैसे कि टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी यानी कि इसको कहा जाता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, आगे बताया जाएगा। उसके बाद से इन्फ्लुएंजा, इनमें जो है आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये बात याद किए रहिए कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए किसका भाग है, तो न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। डीएनए ही जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में जो है क्या होता है, टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा में आरएनए क्या है, तो आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए क्या है, तो आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ किस में होता है, तो कुछ विषाणुओं में, सभी विषाणुओं में नहीं, लेकिन सभी जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो डीएनए होता है। ठीक, तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है जीवों में, ये बात याद किए रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। प्रयोग पर ही स्पष्ट किया कि डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आइए हम जानते हैं क्या, तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इस पर कुछ प्रयोग। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इस पर कुछ प्रयोग। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इस पर हम प्रयोग द्वारा जान सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया हुआ है। तो सन 1902 में सटन एवं बावेरी, दो वैज्ञानिक हैं, सटन एवं बावेरी ने यह प्रमाणित किया कि आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से जाती हैं। सटन एवं बावेरी ने यह प्रमाणित कर दिया कि आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि माता पिता से संतानों में किसके द्वारा जाती हैं, तो गुणसूत्रों के द्वारा जाती हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से जाती हैं। लेकिन कई वर्षों तक यह विवाद रहा, कई वर्षों तक यह विवादित बना रहा कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है कि प्रोटीन, क्योंकि गुणसूत्र पर होता है डीएनए और प्रोटीन। यह विवादित होता रहा। तो अब हम कुछ प्रयोगों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि ये प्रयोग सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही क्या है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए ही है। कुछ प्रयोग हम करेंगे और इसमें सिद्ध होगा
कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो हमारा अब हेडिंग होगा क्या, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण, यानी कि यहाँ पे हम प्रयोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रयोग किया गया वैज्ञानिकों द्वारा और ये जाना गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसमें सबसे पहला प्रयोग है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का पहला प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने जो है एक प्रयोग किया जिसे कहा जाता है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिच ग्रिफिथ। क्या, तो फ्रेडरिच ग्रिफिथ। फ्रेडरिच ग्रिफिथ, इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे कहा जाता है फ्रेडरिच का रूपांतरण प्रयोग। इन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। ने यह जानने का प्रयास किया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। किसने, तो फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने यह जानने का ये प्रयास किए कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। ठीक, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो इन्होंने कुछ स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारण, यानी कि जीवाणु, कुछ स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं पर अपना प्रयोग किया। निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु। ये जीवाणु कौन कौन से होते हैं, तो एक है न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एक का नाम है न्यूमोनिकोकस और दूसरे का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोकोकस एवं डिप्लोकोकस। ये जो दो जीवाणु है ये स्तनधारियों में क्या करते हैं, तो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। दो जीवाणु है स्तनधारियों में कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, तो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। दो जीवाणु न्यूमोकोकस एवं डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका नाम है, ये याद रखिए। निमोनिया रोग कौन उत्पन्न करता है, तो न्यूमोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और इसी पर जो है उन्होंने क्या किया, तो अपना प्रयोग किया। इसी पर जो है उन्होंने अपना प्रयोग किया। किसने, ग्रिफिथ ने। तो ये याद रहेगा, न्यूमोकोकस एवं डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या है, तो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने इन जीवाणुओं पर क्या किया, तो इन जीवाणुओं के दो विभेद प्राप्त किए। ग्रिफिथ ने इन जीवाणुओं के क्या किए, तो दो विभेद प्राप्त किए। इन जीवाणुओं के दो विभेद प्राप्त किए। ग्रिफिथ जो है इन जीवाणुओं के दो विभेद प्राप्त किए।
पहला जो है उग्र विभेद, पहला क्या, तो उग्र विभेद, उग्र विभेद, और इसे कहा जाता है वेरुलेंट स्ट्रेन। स्ट्रेन, और इसी को एक नाम दिया जाता है एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, इसे कहा जाता है क्या, एस स्ट्रेन। इसके क्या लक्षण होते हैं, इस जीवाणु के क्या लक्षण होते हैं? निमोकोकस और डिप्लोकोकस से इन्होंने 2 विभेद प्राप्त किए। एक है उग्र विभेद, इसको वेरुलेंट स्ट्रेन कहेंगे या एस स्ट्रेन कहेंगे। और इसके क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहली बात कि इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले होते हैं। इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले, चिकनी भित्ति, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्मूथ वॉल। वाले होते हैं, यानी कि इनकी जो भित्ति होती है क्या होती है, चिकनी होती है। उसके बाद से इनका बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इनका बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो पॉलीसेकेराइड का। उसके बाद से इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो यही निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस स्ट्रेन ही निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यही स्तनधारियों में क्या करता है, तो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। यही स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग कौन उत्पन्न करता है, एस स्ट्रेन। अब इसे एस स्ट्रेन क्यों कहेंगे, देखिए यहाँ पे स्मूथ वाल लिखा गया है, ठीक। स्मूथ वाल के कारण इसे हम कहते हैं एस स्ट्रेन। इतनी बात आई समझ में। तो दूसरा जान लेते हैं, ठीक। ये तो एक हो गया इतना, ठीक है ना। अब हम दूसरा जान लेते हैं। दूसरा क्या है, तो अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद, और इसका नाम होता है नॉन वेरुलेंट, नॉन वेरुलेंट क्या, तो स्ट्रेन, स्ट्रेन। और इसी को नाम दिया जाता है आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। अब इसमें क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसके बारे में जानिए, इसकी विशेषता के बारे में, ठीक। तो इस जीवाणु की भित्ति खुरदरी होती है। ये जीवाणु क्या होते हैं, तो खुरदरी, खुरदरी भित्ति वाले होते हैं, भित्ति वाले। खुरदरी बोले तो इसे बोला जाता है रफ वाल्ड, क्या, तो रफ वाल्ड, ठीक। और इसकी दूसरी क्या विशेषता है, तो दूसरी विशेषता है कि ये जो है निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। ये जो है निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इतनी बात आई समझ में। ये जो है निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन, तो अनुग्र विभेद वाले। अनुग्र विभेद वाले निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। और इनकी जो भित्ति होती हैं वो रफ वाल्ड होती हैं, क्या, खुरदरी भित्ति वाली होती हैं, यानी कि रफ वाल। इसी के अनुसार इसे आर स्ट्रेन नाम दिया गया है। रफ वाल के ही कारण इसे क्या नाम दिया गया है, तो आर स्ट्रेन। इतनी बात आई समझ में। तो अब हम ग्रिफिथ का प्रयोग जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रयोग किया। तो इसे जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब हम जानेंगे क्या, अब हम जानेंगे कि ग्रिफिथ ने क्या किया। तो ग्रिफिथ ने दोनों विभेद को, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, दोनों विभेद के जीवाणुओं को चूहों में बारी बारी से प्रवेश कराया। चूहों में बारी बारी से चूहों पर प्रयोग किया। क्या किया? तो इन जीवाणुओं को, एस स्ट्रेन वाले को और आर स्ट्रेन वालों को चूहों में बारी बारी से प्रवेश कराया और क्या देखा, प्रवेश करा करके क्या देखा, तो आइए जान लेते हैं। प्रवेश कराया और उन्होंने क्या पाया। तो देखिए, तो इन्होंने क्या किया? तो चूहों में बारी बारी से प्रवेश करवाया। पहला प्रयोग में उन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कराया, यानी कि चूहा में एस स्ट्रेन को माइस में यानी कि चूहे में इंजेक्ट कराया। तो क्या हुआ? चूहा मर गया, यानी कि माइस डाइट। देखिए, इस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा क्या हो गया? मर गया, यानी कि माइस डाइट। उसके बाद से दूसरा प्रयोग किया उन्होंने, बी। उन्होंने आर स्ट्रेन को माइस में प्रवेश कराया तो माइस क्या हुआ? तो जीवित रहा। माइस क्या होगा? तो जीवित रहा, यानी कि लाइफ। माइस जो है जीवित रहा। क्या मतलब? एस स्ट्रेन माइस में निमोनिया रोग उत्पन्न किया और जिस कारण कि चूहा क्या हो गया? मर गया। दूसरे प्रयोग में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माइस में, लेकिन चूहा जीवित रहा, यानी कि आर स्ट्रेन चूहा में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कराया। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, वाले जीवाणु को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके मार दिया। क्या किया? तो मार दिया। इन्होंने अब क्या किया? तो इस स्ट्रेन वाले जीवाणु को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके मार दिया। और उसके बाद से अगला प्रयोग किया, अगला प्रयोग सी। इसमें उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और इसमें जो है क्या किया? माइस को इंजेक्ट करवाया। इसको माइस में इंजेक्ट करवाया तो क्या देखा? तो माइस लाइव रहा, यानी कि माइस यानी कि चूहा में कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि क्या किया उन्होंने? 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मार दिया। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया? तो मार दिया। अब जो है अगला प्रयोग किया डी। इसमें उन्होंने क्या किया? तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और इसी में मिला दिया आर स्ट्रेन। कौन सा? आर स्ट्रेन, यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को आपस में मिलाया और इसको इंजेक्ट करवाया किस में? माइस में। तो क्या देखा? माइस डाइड, यानी कि चूहा जो है मर गया, चूहा जो है मर गया। अब क्या हुआ? आखिर में उन्होंने पाया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है वह आर स्ट्रेन में इसके पदार्थ गया और इसको बना दिया एस स्ट्रेन, और वही चूहा में गया और जिस कारण से चूहा में रोग उत्पन्न हुआ, निमोनिया, और चूहा मर गया। यानी कि कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, चूहा मर गया? तो ग्रिफिथ ने अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि कोई पदार्थ था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, कोई पदार्थ था जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई पदार्थ
गया, स्थानांतरित हुआ, जिस कारण से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थी वह एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गई। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में परिवर्तित हो गई? एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गया, और जिस कारण से चूहा मर गया। लेकिन ग्रिफिथ यह बताने में असमर्थ रहे, यह नहीं बता पाए कि वह पदार्थ कौन सा था, वह पदार्थ क्या था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया और उसे एस स्ट्रेन में परिवर्तित कर दिया। इस पदार्थ के बारे में ग्रिफिथ ने कुछ नहीं बताया। अब जो है अगला प्रयोग, इन्हीं के प्रयोगों को अध्ययन करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। ग्रिफिथ के प्रयोगों के संकेतों से डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन इन्हीं के प्रयोगों को आगे बढ़ाने वाले 3 वैज्ञानिक बाद में आए और प्रयोग किए। 3 वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। कौन कौन? तो एवेरी, मैक्लायड और मैकॉर्टी। और इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अगले भाग में हम लोग जो है उन 3 वैज्ञानिकों के प्रयोगों के बारे में जानेंगे, जो है क्या? एवेरी, मैक्लायड, मैकॉर्टी का प्रयोग। तो उम्मीद है कि आपको जो है यह पार्ट जो है समझ में आया होगा, और यदि बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को जो है अपने मित्रों में शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।